क्या बोले? जय भीम। क्या हुआ? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। ऐसे हो जाता है। कितना हो गया टाइम? आधा घंटा ऐसे हो जाता है। चलिए, कल क्या पढ़े थे? हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं। इटली का एकीकरण न पढ़े थे बुआ? क्या पढ़े थे कल? इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। कल वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं इटली का एकीकरण। यहाँ पर पढ़ लो, बुक लो। हमारे पास नहीं है, तुम भी नहीं लाई है अभी ना? गरीब आदमी रे, भी नहीं ला सकता। चलिए, कल पढ़े थे बुआ इटली का एकीकरण। चलिए, इटली का एकीकरण। चलिए एगुन इटली पर थोड़ा फोकस करते। इधर देखो सब, अब बोलिएगा। कल समझा दिए थे इटली के बारे में। वो हमारा जो इटली जो भाग है इस प्रकार का है, देख रहे हैं ना? हाँ, जूता की तरह है, ऐसे है ना? चलिए समझिए, है ना? ऐसा हमारा क्या है? इटली है। क्या बुआ? इटली है। यहाँ पर बताइए तो नाम कौन कौन है ना? बताए थे, बताइए। सार्डिनिया है, कौन कौन क्षेत्र है? सार्डिनिया है, सार्डिनिया है। उसके बाद क्या है? पिडमाउंट है, पिडमाउंट। बताइए और क्या है? और क्या था? क्या था, है ना? सिसिलियर, नेपलस भी है, सिसिलियर, नेपलस, सिसिलियर। इटली का सिसिलियर, नेपलस, सिसिलियर, नेपलस, सिसिलियर, नेपलस। और क्षेत्र बताइए। मिसर सेवाय, मिसर सेवाय, मिसर सेवाय। और बताइए। वो तो अच्छी है स्थान। चलिए, और क्या हुआ? तो पोप स्थान है। आप बोलिए। चलिए, रोम। और क्या था? देख के नहीं बोलना है। परमा मोडेना टस्कनी। 3 क्षेत्र हुआ। परमा मोडेना टस्कनी, परमा मोडेना टस्कनी, परमा मोडेना टस्कनी, परमा मोडेना। परीक्षा में पूछेगा कि सार्डिनिया पिडमाउंट किसका क्षेत्र है? इटली का। परमा किसका क्षेत्र है? इटली का। मोडेना किसका क्षेत्र है? इटली का। टस्कनी किसका क्षेत्र है? सिसिली, नेपलस किसका क्षेत्र है? मिस और सेवाय किसका क्षेत्र है? सब कहाँ बुआ? इटली में। सब कहाँ है? इटली में। सब कहाँ है? इटली में। सब कहाँ है? सब कहाँ है? तो यहाँ पर सार्डिनिया कल पढ़े थे कि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है कौन है? नेपोलियन तृतीय। कौन है? यही था। कौन है? नेपोलियन तृतीय। नया शासक यही ना था? कौन था? सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन है? नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। यहाँ पर बुआ जो कब्जा किया हुआ था कौन था? पोप। पोप इस समय धार्मिक के अनुसार चल रहा था। पोप कौन? पोप न था? कौन कब्जा किया हुआ था? पोप। पोप ना हुआ। कौन था बताओ? कौन था?
कुछ वो बाद में ना आया विक्टर इमैनुअल, वो बाद में ना आया था, अभी आया। इसके बाद कौन आएगा? विक्टर इमैनुअल, बाद में बात। पहले नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बउआ तृतीय। अब बउआ और ऑस्ट्रिया भी कब्जा किया हुआ था। कौन कब्जा किया हुआ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी कब्जा किया हुआ था, पोप भी कब्जा किया हुआ था, और सार्डिनिया और पिडमाउंट, मतलब वह छोटा सा इटली पर तीन तीन देश, चर्चा देश क्या किया हुआ था? फ्रांस भी इस पर कब्जा किया हुआ था। फ्रांस भी बुर्बो राजवंश भी किया हुआ था, यानी वह एक तरफ बुर्बो राजवंश भी, कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश भी इटली पर क्या किया हुआ था? कब्जा। ऑस्ट्रिया भी, आप पोप भी है, उसमें पोप जानवे करता है, जो कहेंगे वो रहेगा। अगर ये बोलेंगे उस समय, अगर वो बोल देता पोप, ये कौन बनाया है? अगर हम बनाए हैं तुमको फांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानी कि ईश्वर ने बनाया है। कौन बनाया है? हाँ, धार्मिकवादी था। कौन? पोप। उसमें पूरा वर्ल्ड का जो ही धार्मिक गुरु था पोप, जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। सब पूरा वर्ल्ड के बात है, ईसाई धर्म, चर्च वाला, समझ गया ना? पूरा यूरोप महादेश का ये था। तो ये भी थोड़ा कब्जा किया हुआ था, बुर्बो राजवंश भी और ऑस्ट्रिया भी, और कौन? नेपोलियन तृतीय भी। अब मुख्य रूप से देश किसका था? इसका, नेपोलियन तृतीय का, नया शासक। और यहाँ पर छोटा सा देश है, सब क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। क्या कब्जा किया हुआ? यहाँ पर तक पढ़ लिए थे ना? तो अभी पीछे जो 3 क्रांति पढ़ी, 1830 की क्रांति, पहले 1789 की क्रांति, उसके बाद 1830 की क्रांति, 1848 की। हुआ ये तीनों क्रांति ने पूरा यूरोप महादेश या पूरा वर्ल्ड के नींव को, राजतंत्र की विधि और व्यवस्था को हिला करके क्या कर दिया? रख दिया। यानी राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठना क्या हो गया? तैयार हो गया, रेडी हो गया। मतलब कोई भी आवाज बुलंद कर सकता है। किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध, राजा के शासन के विरुद्ध। यानी यहाँ से आंदोलन करना क्या कर दिए? अब पढ़े थे कि 1815 से 1848, 1815 से 1848 वो फ्रांस में कहा हुआ? फ्रांस में राजतंत्र ही खत्म हो गया। राजतंत्र क्या हुआ? यहाँ पर पढ़े थे कि 1789 से 1815 तक ठीक ठाक चल रहा था। राजा का शासन था, लेकिन राजा भी संवैधानिक के अनुसार चल रहा था। किसके अनुसार चल रहा था? लेकिन यहाँ भी मतलब प्रधानमंत्री होगा, संसद होगा, राजा रहेगा, लेकिन यहाँ पर राजा सिर्फ दस्तखत करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मतलब संवैधानिक के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार चलेगा? 1789 से 1815 तक ठीक ठाक चल रहा था। कहाँ? फ्रांस में। लेकिन फिर पढ़े कि 1815 में बैठक जो किया, कौन किया था? मेटरनिक ने पूरा देश को बुलवाया, और फिर कहा फ्रांस में हम कौन सा शासन लाएंगे? राजतंत्र, यानी रूढ़िवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रूढ़िवादी व्यवस्था, यानी कि राजतंत्र। कौन सा तंत्र? तो फिर वो 1815 से 1848 तक राजा का ही शासन चला। उसके बाद 1848 तक पूर्ण रूप से फ्रांस में क्या हो गया? राजा का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। और पहली बार यहाँ पर पुरुषों को मत देने का अधिकार हुआ, महिलाओं को भी नहीं। अभी महिला यहाँ पर जो बताए थे मत देने का अधिकार मिला था ना, तो यहाँ पर अभी सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार मिला था, महिलाओं को नहीं मिला। वो बाद में मिला, 1900 में करके मिला, 1933 लगभग, 1800 के बाद थे, समझ गया ना। तब महिलाओं का भी अभी वोट देने का अधिकार नहीं, यहाँ पर पुरुषों का अधिकार अभी मिला है। यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर जो राजतंत्र व्यवस्था क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इससे ही प्रेरणा कौन हुआ? लिया इटली में भी राजा का शासन है। किसका शासन है? इसका शासन है। यहाँ पर देख बोले आप डिस्टर्ब होता है। चलो पीछे, तुम सब नहीं, ये सब खरीद जाएंगे। तो सो जा, किताब हटवा, जा आप इस जा, आजा। चलो आनी बउआ, ये भी अछूता ना रहा किससे? आंदोलन से। तो सबसे पहले इटली के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कि हमारा इटली से राजतंत्र की विधि और व्यवस्था खत्म हो, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? इटली के बारे में सोचने वाला
यानी कि राजा के शासन को हटाने वाला अगर पहला कोई व्यक्ति था तो कौन एंट्री मारा? मेजनी। मेजनी कौन हुआ? मेजनी। मेजनी। अभी देखो मेजनी इटली का नहीं है, मेजनी का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये बउआ राष्ट्रवादी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? इसका सोच आखिर कोई भी देश से, आखिर कोई भी देश से वह राजा का शासन ना रहे, राजा का शासन ना रहे, राजा का शासन ना रहे। किसका सोच है? मेजनी का। लेकिन वो रहना सहना इटली में हुआ। कहाँ हुआ था? लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? लगता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? अब वहीं पर से मेजनी क्या कर रहा है? एक संगठन बना रहा है। उस संगठन का नाम है कार्बोनरी। वो कौन सा संगठन हुआ? कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी संगठन ये दल था। अच्छा, कैसा दल था? गुप्त दल था। कैसा दल था? गुप्त मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। क्या हुआ? एक अटैक कर देंगे, मार के फाड़ देंगे, हटा देंगे, किस्सा खत्म, यानी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बउआ इसका मूल उद्देश्य जो था कार्बोनरी का, राजतंत्र को क्या करना? हटाना। राजतंत्र को क्या करना? हटाना। राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन करना। राजतंत्र के विरुद्ध क्या करना? आज कौन सा संगठन था? कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी संगठन कौन बनाया था? मेजनी। कार्बोनरी संगठन परीक्षा में आएगा कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने किया? मेजनी। मेजनी ने। अच्छा, कैसा संगठन था? गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन था जिसका उद्देश्य था क्या? राजतंत्र को हटाना। राजतंत्र को क्या करना? हटाना। और उसके जगह पर लोकतंत्र स्थापित करना। उसके जगह पर क्या करना? लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र क्या करना? स्थापित करना। लेकिन बउआ इसके पश्चात भी है ना, मेजनी भी एक साहित्यकार था। कल पढ़े थे मेजनी क्या था? साहित्यकार था। मेजनी कैसा व्यक्ति था? साहित्यकार था। गणतांत्रिक विचारों का क्या था? गणतांत्रिक विचारों का क्या था? चाहता था कि हम कोई भी देश हो गणतंत्र की स्थापना हो। क्या? किसकी स्थापना हो? हाँ। अब यह योग सेनापति भी था। योग क्या था? सेनापति। योग क्या था? सेनापति था। और बुआ इसमें क्या था? व्यवहारिक गुण क्या था? कम था। व्यवहारिक गुण क्या था? व्यवहारिक गुण क्या था बुआ? व्यवहारिक गुण क्या था? कम था। व्यवहारिक गुण कम था। राष्ट्रवादी गुण था इसमें। लेकिन वो इसके पश्चात भी दार्शनिक में चलिए और आगे आदर्शवादी भी था। चलिए ठीक है। हाँ, और बुआ इन्हें कई संगठनों ने बनाया। फिर 1831 में यंग इटली नामक संस्था क्या किया? स्थापना किया। 1831 में क्या किया था? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना। उसके बाद 1834 में किसका स्थापना किया था? यंग यूरोप का। यंग यूरोप का। यंग यूरोप का। परीक्षा में पूछेगा कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुआ? 1831 में। किसने किया था? मेजनी ने। फिर यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? 1834 में। किसने किया था? मेजनी ने। इसके पश्चात भी वह मेजनी, कौन? मेजनी इटली के एकीकरण में क्या हो जाता? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल। यानी कि बउआ यह मेजनी इटली को एकीकरण नहीं कर पाता है। इटली का एकीकरण नहीं कर पाता है। लेकिन इनका भी योगदान था। उसके बाद सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन बनता? विक्टर एमेनुअल। कल पढ़े थे ना, विक्टर एमेनुअल। नेपोलियन तृतीय के ही मतलब संबंधी थे। लेकिन यहाँ पर अभी शासक कौन है? नेपोलियन तृतीय। उसके बाद सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन बनता है? देखिए जब समझा रहे हैं तो ऊपर बोर्ड पर देखिए, आप बोलिए, ग्लूकोज बनेगा। इतना जा रहा समझ में ना? तो यहाँ पर वो फिर सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन बनता है? विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल कौन बनता बुआ? विक्टर एमेनुअल। कौन बनता है? विक्टर। कौन बनता है? विक्टर एमेनुअल। कौन बनता है? कौन बनता है? विक्टर एमेनुअल। विक्टर इमैनुअल। कैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं। विक्टर इमैनुअल कौन बनता बुआ? और इसने अपने शासन काल में किसको प्रधानमंत्री बना दिया? हाँ, इसने अपने शासन काल में काउंट काबूर को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को क्या बना दिया?
काउंट काबूर को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कौन मंत्री बाबा? अब देखिए इस पर ही एकदम तटस्थ है, मतलब ऊपर है। कौन? एक गुण कह सकते, अगर 100 पर इसमें 99% गुण है तो इसमें कितना परसेंट है? 100%। क्योंकि बाबा ये भी आदर्शवादी था, राष्ट्रवादी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये भी चाह रहा था कि हमारा इटली देश एक हो, राजा का शासन क्या हटे। और इस पर बाबा, लेकिन बाबा इसमें कूटनीतिज्ञ नहीं था कि कब करना है अटैक, कब करना है अटैक, कैसे करना। बताओ, बताइए। अकेले रहेगा यहाँ 10 से, मान लो मेजनी की तरफ 10 आदमी है। बताओ ऑस्ट्रिया ने मतलब फॉर्म में है, यानी पोप भी फॉर्म में है। अब बताइए, बताइए है ना, तो बताइए अकेले है, बताओ अटैक करेंगे तो बताइए सफल हो जाएगा? कितना मारेंगे? मान लो 10 लोग मारेंगे, बताइए। तब वो इसमें व्यवहारिक गुण कम था कि कब अटैक करना है। कूटनीतिज्ञ की कमी था। किसमें? किसमें? लेकिन बउआ विक्टर एमेनुअल ने जब प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर। इसमें कूटनीतिज्ञ की कमी नहीं थी, पूरा कूट कूट कर भरा हुआ था। पूरा कूट कूट कर क्या हुआ था कि कब अटैक करना है, किस प्रकार अटैक करेंगे कि हमारा मिशन जो होगा 100% सक्सेस होगा, सफल होगा। तो सभी गुण किसमें था बउआ? काउंट काबूर में। काउंट काबूर में। तो परीक्षा में 1 नंबर पूछता है कि विक्टर एमेनुअल ने अपने शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री के पद में? काउंट काबूर। काउंट काबूर की कहानी समझिए। काउंट काबूर ने इटली को एकीकरण करने में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? किसको? ऑस्ट्रिया को। सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया देश को। वह काउंट काबूर सबसे बड़ी बाधा वह किसे मानते थे? हम किसे मानते थे? वो ऑस्ट्रिया को। किसे मानते थे? ऑस्ट्रिया को। किसे मानते थे? अब देखिए विक्टर एमेनुअल काउंट काबूर करता क्या है? बताइए, किससे फ्रेंडशिप करता है? पहले घटना होता बुआ, क्रीमिया का युद्ध होता। कौन सा युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध। कल पढ़े थे क्रीमिया के युद्ध 1853 से 1854 में समय। अब इसमें क्या किया? कौन काबूर जब फ्रांस से युद्ध चल रहा था तो वह फ्रांस की ओर से क्या हो गया? शामिल हो गया। क्या हुआ? शामिल। अब क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस को ही जीत मिला। किसको मिला? वो इससे हुआ क्या? काउंट काबूर का महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। फ्रांस में और काउंट काबूर से क्या हो गया? दोस्ती हो गया। अब चलिए बताइए, इसके पास शक्ति बताइए डबल हो गया कि नहीं? इसके पास शक्ति क्या हो गया? इसके पास शक्ति डबल हो गया। बताइए, अब दोनों फ्रांस हो गया, काउंट काबूर हो गया, तो बताइए ऑस्ट्रिया पर अटैक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो करता है, लेकिन इसके बदले काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को, किसको बुआ? फ्रांस को। कौन सा देश को? फ्रांस देश को 2 क्षेत्र देता है। इटली का 2 क्षेत्र देता है। बताइए 2 क्षेत्र कौन कौन देता है फ्रांस को? हाँ, निस और सेवाय। इटली का 2 क्षेत्र होता है, निस और सेवाय। काउंट काबूर क्या करता है? फ्रांस को दे देता है। किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है इसके बदले। लेकिन वो इसके चलते काउंट काबूर को क्या हुआ? क्या मिला था? आलोचना भी मिला था। क्या मिला था? क्योंकि लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तब तक वो पूरा इटली का एकीकरण संभव नहीं था। अब क्या करता है? फ्रांस ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। क्या कर देता है? अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आधा पूर्वी इटली, अब वह पूर्वी इटली और मध्य इटली बहुत सा आंदोलन करते करते क्या कर देता है? एक कर देता है। क्या कर देता है? फिर एक और नेता आता। कौन? कल बताए थे, गैरीबाल्डी। कौन आता हुआ? फिर फॉर्म में आता है। पहले तो मेजनी था, उसके बाद काउंट काबूर के बाद कौन आता हुआ? मेजनी। गैरीबाल्डी। कौन आता है? गैरीबाल्डी। तो वो काउंट काबूर तो पूर्वी इटली और मध्य इटली क्या कर दिया था? एक कर दिया था। लगभग दक्षिणी इटली बचा हुआ था। कौन इटली? जिसका पूर्ति कौन कर देता है? गैरीबाल्डी। इतना तक कल क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे ना? चलिए आज पढ़ना है। कौन सी क्रांति हुआ? जर्मनी का एक। इससे पहले टेस्ट ले लें। ठीक है, टेस्ट नहीं लेते हैं।
चलिए, वो आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, फ्रांस का एकीकरण। ध्यान सुनो अच्छा से बेटे। सॉरी, जर्मनी का एकीकरण। किसका बुआ? जर्मनी का एकीकरण। बताइए, अगर पहला सवाल हम पूछे, जर्मनी कौन सा महादेश में? इटली कौन सा महादेश में? फ्रांस कौन सा महादेश में? ऑस्ट्रिया कौन सा महादेश में? रोम कौन सा महादेश में? सिडॉन कौन सा महादेश में? पेरिस कौन सा महादेश में? सब कौन सा महादेश में बुआ? एक महादेश में। चलिए, आज पढ़ेंगे बुआ जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण बुआ? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। बताइए, जर्मनी भी कौन सा महादेश में? यूरोप महादेश में। अभी तक हम पढ़े कितना क्रांति मुख्य रूप से? 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, उसके बाद इटली की क्रांति 1871 में पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इटली एकीकरण कब हुआ? 1831 में। आज पढ़ना हुआ जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का जर्मनी का जर्मनी का जर्मनी का। चलिए, यहाँ पर भी किसका शासन होगा? राजा का शासन होगा, राजतंत्र होगा। कौन सा तंत्र होगा? समझिए, देखिए, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। मतलब हाँ, जैसे इटली में राजाओं का शासन था, उसी प्रकार जर्मनी पर भी शासन था। किसका शासन था? जर्मनी पर शासन था। किसका था? राजा का था। अतः दोनों देश का एकीकरण लगभग साथ ही क्या हुआ? संपन्न हुआ। दोनों देश का आने का अर्थ क्या हो? कौन कौन? हाँ, वह इटली और जर्मनी, वह इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी। अच्छा, हम पूछेगा कि इटली और जर्मनी कौन सा महादेश में? इटली और जर्मनी कौन सा महादेश में? आगे से इधर, जो मध्यकालीन लगभग 800 ईस्वी में सालमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। सुदृढ़ मतलब मजबूत। सुदृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूत। देखिए आगे, परंतु आधुनिक युग में आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज हो गया था। विखंडित मतलब हुआ कई भागों में बंट चुका था। जर्मनी भी कई भागों में बंट चुका था। जर्मनी कई भागों में बंट चुका था। आगे देखिए, परंतु आधुनिक युग में आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित हो चुका था। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था। तो बताइए, जर्मनी कितने राज्यों में बंट चुका था बुआ? हाँ, 300 छोटे बड़े राज्यों में, 300 छोटे बड़े राज्यों में। तो परीक्षा में पूछेगा कि जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था? 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद था। तो बताओ, किसी भी देश में, किसी भी या सामाजिक हो, या क्या हुआ? सामाजिक बोलिए, या राजनीतिक बोलिए, या आर्थिक बोलिए हुआ, या धार्मिक, अगर ये तीनों विषमता है तो वह एक राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकना असंभव है। वह एक नहीं हो सकता। एक हो सकता है? जिस देश में नहीं हो सकता है, तो वहां पर कहां पर था ऐसा विषमता? जर्मनी में, जहां पर सामाजिक रूप से एक नहीं था, राजनीतिक रूप से एक नहीं था, न आर्थिक रूप से, ना धार्मिक रूप से। कौन सा देश में? जिसके कारण वो एकीकरण नहीं हो रहा था। एकीकरण नहीं। आगे देखिए, उत्तर जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। प्रोटेस्टेंट धर्म का नाम है प्रोटेस्टेंट। कौन सा धर्म हुआ? हाँ, प्रोटेस्टेंट। हाँ, कौन सा धर्म हुआ? प्रोटेस्टेंट। कौन सा धर्म है? कौन सा जर्मनी में? उत्तर जर्मनी में। कौन सा जर्मनी में? उत्तरी जर्मनी भाग में। कौन सा जर्मनी भाग में? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। कौन सा धर्म को मानने वाले थे? प्रोटेस्टेंट धर्म को। कौन सा धर्म को हुआ? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। हाँ, संख्या ज्यादा थी। वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब चलिए, उत्तरी इटली पर कौन शासन कर रहा था? वो प्रसा। कौन हुआ? प्रसा।
प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुआ था। वो अपना प्रभाव क्या किया हुआ था? आगे देखिए। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी पर कैथोलिक धर्म, कौन सा धर्म हुआ? हुआ कौन सा जर्मनी पर? दक्षिणी जर्मनी पर। कौन सा जर्मनी पर? दक्षिणी। देखिए तो बताइए, एगो प्रोटेस्टेंट धर्म है और कौन सा धर्म है? दक्षिणी कैथोलिक। कौन सा है? कैथोलिक। कौन सा हुआ? कैथोलिक। 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 कैथोलिक बहुल, बहुल मतलब बहुत राज्यों में की प्रतिनिधि सभी डायट जिंदा थी। कौन थी वो? जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना अभाव था। जर्मनी के अंदर जितना भी लोग था वो राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना। अब बताओ, लोगों में अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं रहेगा तो बताइए, एक हो सकता है? एक हो सकता है? कोई भी राज कर सकता है उस पर? बंद करना। ये तो ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। चलिए, वो कह सकते हैं उत्तरी जर्मनी पर प्रोटेस्टेंट धर्म है। कौन सा धर्म है? जबकि दक्षिणी जर्मनी में हुआ कैथोलिक धर्म। यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषमता क्या है? मौजूद है, जिसके कारण बउआ इटली का, सॉरी, जर्मनी का एकीकरण करना संभव था। अब देखिए, अब जब भी बटल रहेंगे तो बताइए कोई भी शासन कर सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आगे। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। उसके समक्ष यानी जर्मनी के लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना नहीं रहने कारण, ये विचार नहीं रहने कारण वह उसके अंदर एकीकरण का जो मार्ग होता है वह नहीं उठ रहा था। एकीकरण का मार्ग किसके अंदर? जर्मनी के अंदर। किसके अंदर? आगे देखिए, बस्ता जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। हम पढ़े थे पहले भी, सबसे पहले 1789 है ना, पहले से ही नेपोलियन बोनापार्ट ने हड़प नीति से सभी देश पर अटैक करता था, लेकिन ये कहता था स्वतंत्र होकर रखिए, समानता और बंधुत्व का विचार बनाकर रहिए। कौन कह रहा था? नेपोलियन तृतीय। इसका अभियानों ने, अब देखो दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। तो परीक्षा में पूछेगा, जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था? जर्मन राइन संघ, अच्छा ठीक है, जर्मन राइन राज कहाँ किया था? जर्मनी में। किसने किया था वो? नेपोलियन बोनापार्ट ने। परीक्षा में पूछता है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों में, चलिए, जर्मन राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। 1806 वह जर्मन प्रदेशों को जीत कर राइन संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगा था। किसके आक्रमणों ने? नेपोलियन के आक्रमणों ने ना। किसके आक्रमणों ने? नेपोलियन के आक्रमणों ने पूरे जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को पनपने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। आगे सुनिए पैराग्राफ चेंज। इसी दौरान जर्मनी में अब धीरे धीरे बुद्धिजीवी, वर्गीय, किसान तथा कलाकार जैसे हिगेल कांट व्यक्ति का नाम है, दार्शनिक है हिगेल, हमबोल्ट, अंडर जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। कौन कब हुआ? हिगेल कांट, पहला व्यक्ति का नाम आता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति में से हिगेल, कौन है बुआ? हिगेल। कौन व्यक्ति है? हिगेल है। कौन है बुआ? हिगेल या हमबोल्ट, कौन है बुआ? हमबोल्ट। ये सभी राष्ट्रवादी व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है?
जिन्होंने जर्मनी में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या किया, मदद किया। कौन कौन, हिगेल, हमबोल्ट, हिगेल, हमबोल्ट, हिगेल, हमबोल्ट। चलिए रहेंगे, आगे रहें। जैकब ग्रीम आदि ने जर्मनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हिगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए, चलिए परीक्षा में पूछता है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया, 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 ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया। आया था ना ऑब्जेक्टिव में, आया था ना टारगेट में, नहीं आया था इला, हाँ मतलब सब रहेगा बुकेस में। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था, हिगेल ने। चलिए हिगेल एक दार्शनिक थे, देखिए व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। काफी क्या था, काफी प्रभावित था, क्योंकि बिस्मार्क भी राष्ट्रवादी व्यक्तियों में से क्या था, एक था। बिस्मार्क भी राष्ट्रवादी व्यक्तियों में से एक था। तब वो इससे प्रभावित कौन था, सॉरी हिगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क। हिगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, यानी दोनों का मत एक था कि हमारा जर्मनी एक होवे, जर्मनी क्या होवे, एक होवे, यानी कि राजतंत्र व्यवस्था क्या होवे, हटे। चलिए आगे सुनिए, कौन क्या हुआ, कहाँ का है बताओ, मेजनी भी कहाँ का था, क्या, हाँ तो क्या हुआ, तो बिस्मार्क भी कहाँ के हैं, तो कौन हो गया, आया जर्मनी पर कब्जा के लिए हाँ अपना ही देश के, बताओ फ्रांस पर कौन कब्जा किया हुआ था, फ्रांस के ही लोग। राजा था ना एक, राजा कहाँ का बनता, दूसरा देश के, अपना ही बन सकता है ना। चलिए आगे सुनिए, देखिए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। प्रसा भी किसका क्षेत्र है, जर्मनी में नहीं है, तो नहीं चाहेगा कि हमारा जर्मनी एक हो, नहीं चाहेगा। चलिए तो वो देखिए आगे सुनिए, वो प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। अंडर्ट की ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति किया। हेडनबर्ग तथा नोबिलिस ने जर्मनी का गौरवमय अतीत के सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। अब देखो यहाँ पर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में वहां के कवियों साहित्यकारों ने प्रमुख रूप से क्या किया, भूमिका निभाई। साहित्यकार अखबारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने में क्या किया, मदद किया। देखिए उजागर किया उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नायकों देखिए जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, ये सभी हमें अंदर प्रेरणा आता है कि नहीं, कि हमारे देश के लिए सब लड़ाई किए। तो बताओ नायक हुए हमारे, क्या हुए, डॉक्टर अम्बेडकर एक किए, तो हमारे लिए क्या है, नायक। तो ये सभी लोगों ने जर्मनी के नायकों को बता करके लोगों में क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रवाद। क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किसके अंदर, जर्मनी के लोगों में, जर्मनी के लोगों में। आगे सुनिए, उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। सामंतवादी व्यवस्था को हटकर अब आधुनिक युग में, कौन सा युग में हुआ, आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार है। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। यानी कि विद्यार्थी जनसंख्या का बड़ा भाग किसका होता है, विद्यार्थियों का होता है। तो ये भी लोग वो अब जर्मनी को चाहता कि हमारा जर्मन क्या हो, एक हो, जर्मनी क्या हो, एक हो। अगर सुनिए, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भी जर्मनी को एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित किया। चलिए तब विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या है, ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित किया। परीक्षा में नहीं पूछेगा, आगे देखिए। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। चलिए
वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? येना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? चलिए परीक्षा में पूछेगा येना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। येना विश्वविद्यालय कहाँ है? येना विश्वविद्यालय कहाँ है बुआ? येना विश्वविद्यालय कहाँ है? यहाँ जो पढ़ रहा था विद्यार्थी और शिक्षकों ने भी वह संगठनों के माध्यम से जर्मनी के लोगों में या कह सकते आंदोलन में शामिल होना क्या हो गया? तैयार हो गया कि हमारा जर्मनी एक हो। जर्मनी क्या हो? एक हो। आगे सुनिए, यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसबाद का आदेश, कार्लसबाद का क्या आदेश को जारी कर दिया। अब देखो, अब जितना भी जर्मनी में, किसमें हुआ? जर्मनी देश में। कौन सा देश में हुआ? जर्मनी देश में जो राष्ट्रीयता उभर रहा था, राष्ट्रीयता क्या हो रहा था? राष्ट्रीयता क्या हो रहा था? उभर रहा था वो। लेकिन ये कौन नहीं देखना चाहता था? मेटरनिक, क्योंकि उसमें सबसे फॉर्म में कौन था? मेटरनिक ही था। मेटरनिक नहीं चाह रहा था कि जर्मनी में, जैसे इटली में भी चाह रहा था, इटली में भी चाह रहा था, फ्रांस में भी चाह रहा था, उसी प्रकार जर्मनी में नहीं चाह रहा था कि यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता क्या होवे, क्या होवे, राष्ट्रीयता का भावना जगे। हाँ, नहीं चाह रहा था। कौन नहीं चाह रहा था? मेटरनिक। मेटरनिक। चलिए, क्योंकि यह मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। अब देखो, वह मेटरनिक ने जो उभर रही थी राष्ट्रीयता की भावना, इसे कुचलने के लिए हुआ, क्या करने के लिए? कुचलने के लिए, दबाने के लिए हुआ एक नियम बनाया। उस नियम था कौन सा कानून? कार्लसबाद। कैसा नियम हुआ? है ना, कार्लसबाद। तो चलिए, कार्लसबाद नियम कौन बनाया था? जिसका उद्देश्य था कि जर्मनी में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाना। जर्मनी में उभर रही राष्ट्रीयता को, जर्मनी में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाना। किनका उद्देश्य था? मेटरनिक का। कहाँ के लोगों में उभर रहा था राष्ट्रीयता? जर्मनी के लोगों में। हाँ, कौन दबाने की कोशिश कर रहा था? मेटरनिक। चलिए, इतना मेटरनिक था फॉर्म में ना। फ्रांस में भी ये रहा, इटली में भी रहा, अब जर्मनी में भी है। चलिए आगे सुनिए, परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता का प्रबल मतलब मजबूत धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम करने को आगे बढ़ने में क्या किया? सहायता प्रदान किया। आगे पैराग्राफ चेंज। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालेबरीन नामक आर्थिक संघ बनाया। जालेबरीन नामक संस्था की स्थापना कहाँ के लोगों ने किया? हुआ वो व्यापारियों ने किया। किसने किया? हुआ। हाँ, तो परीक्षा पूछेगा जालेबरीन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। जालेबरीन कैसी संस्था थी? जालेबरीन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की थी, यानी व्यापारियों ने बनाया। कौन बनाया? हुआ व्यापारियों का संगठन है। किसका संगठन है? तो जालेबरीन नामक संगठन की स्थापना किसने किया? व्यापारियों ने। कहाँ के व्यापारियों ने? जर्मनी के व्यापारियों ने। आर्थिक संघ बनाया जिसका विषय में कहा जाता कि इस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। समझ रहा ना? यानी कि बउआ, ये जालेबरीन जो संगठन था व्यापारियों ने बनाया था। कौन बनाया था? हुआ रुक रही है रे, जाओ था। लेकिन बउआ, इसका जो उद्देश्य था, व्यापारियों का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो जर्मनी में जो किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रिया का उसे क्या करना? विरोध करना। उसे क्या करना? उसे क्या करना? विरोध करना। और राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या करना? बढ़ाना। राष्ट्रवादी भावनाओं क्या करना? बढ़ाना। किसका उद्देश्य था? जालेबरीन संस्था का। जालेबरीन संस्था का किसने स्थापना किया था? कहाँ के व्यापारियों ने? कहाँ के व्यापारियों ने? जर्मनी के व्यापारियों ने। जर्मनी के, आगे सुनिए, जिसका विषय कहा जा सकता है उस संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाया था।
परंतु हम पढ़े फ्रांस के 1830 की क्रांति, वहां का राजा कौन था? चार्ल्स दसम है ना। वो क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी, ने दी। बताओ वहां पर, बताइए सिर्फ फ्रांस तक सीमित रहेगा? वहां पर भी राजतंत्र था, लेकिन वो 1815 से 1848 ईस्वी तक रहा। 1848 की लास्ट क्रांति ने वो फ्रांस की राजतंत्र को क्या कर दिया? हटा दिया। अब यहाँ पर वो उसी का मोटिवेशन अब कौन लेता है? जर्मनी। कौन लेता है? जर्मनी। यहाँ पर सुनिए इधर, अब वह सक्सेनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल दिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसायार, प्रसायार किसको कुचल दिया? राष्ट्रवादी भावनाओं को। राष्ट्रवादी भावनाओं को जो जर्मनी में पनप रहा था, उभर रहा था, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने, वह प्रसायार ऑस्ट्रिया ने, प्रसायार ऑस्ट्रिया, प्रसायार ऑस्ट्रिया, प्रसायार ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के लोगों ने जर्मनी के जो उभर रहे थे राष्ट्रता, उसे क्या कर दिया? कुचल दिया, समाप्त कर दिया। आगे सुनो, पैराग्राफ चेंज है। अब देखिए, अब देखो 1830 भी मोटिवेट रहा किसके लिए? जर्मनी के लिए। अब देखो 1848 भी इसके लिए मोटिवेशन। अब चलिए 1848 में किसका शासक था? लुई फिलिप था। वो भी निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी शासक था। वहां भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। लुई फिलिप कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। अब यहाँ पर भी देखिए पैराग्राफ चेंज। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। अब देखिए 1830 की क्रांति और फिर लास्ट में 1800, ये दोनों क्रांति ने फ्रांस ही क्या, जर्मनी क्या, रूस को भी प्रभावित करेगा, भारत को भी प्रभावित करेगा। आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बड़ा और भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक युग के अंत भी कर दिया था। हम पढ़े थे 1848 में क्या हुआ था? मेटरनिक युग का अंत। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मेटरनिक युग है, मेटरनिक यहाँ पर भी प्रभाव मेटरनिक का। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी, मार्च 1848 पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहां बुलाया हुआ? फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम बनेगा। कौन बनेगा यार? हाँ, अब चलिए प्रसा का शासक कौन बनेगा? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम। प्रसा का शासक कौन बनेगा? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक 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 विलियम। परीक्षा पूछेगा प्रसा का नया शासक कौन बना? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम जो था जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी समय से अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक विलियम जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का क्या था? शासक। फ्रेडरिक विलियम जो था वो ये भी किसका शासक था? निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी व्यवस्था का था। और ये भी क्या चाहता था? जनता के लिए नहीं चाह रहा था। आगे देखिए, ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। ऑस्ट्रियाई संघर्ष से क्या होना चाहता था? कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई ऑस्ट्रिया से कौन लड़ाई करेगा उस समय? आगे देखो, जर्मनी ने कुछ अन्य 10वीं राज्यों भी एकीकरण ने इसे प्रस्ताव के विरुद्ध में रखे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर इसे दबा दिया। उस समय अभी जर्मनी में जो कब्जा किया हुआ कौन कौन? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और जितना भी उभर रहा था राष्ट्रीयता की भावना जर्मनी में, वो प्रसा और ऑस्ट्रिया जब जब उभरता था 1815 में भी से दबा दिया, कुचल देता था, खत्म कर देता था। ये पैराग्राफ चेंज। प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। किसके नेतृत्व में?
हाँ, प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नीति में हो सकता है, इसीलिए उसने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो चुका है। जो विलियम प्रथम था, फ्रेडरिक विलियम प्रथम था, कहाँ का शासक था? प्रसा का। इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। अब आगे क्या होता है? देखिए, उसका भाई विलियम उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बनता है। कौन बनता है? विलियम प्रसा क्या बनता है? शासक बनता है। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था अनिबोआ, लेकिन विलियम जो था किसका भाई था? फ्रेडरिक विलियम का। और इसका नाम सिर्फ क्या है? विलियम। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था और उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति को हवा तेज हो गया था। समझ रहा ना? यानी इसके शासनकाल से इंडस्ट्री यानी कल कारखाना स्टार्ट होना क्या मतलब शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। किसके समय से? विलियम के समय से। हाँ, आगे सुनिए। ये आधारभूत संरचनाओं में काफी सुधार हुए जिससे जर्मनी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुई। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब चलिए, विलियम जो है वो फ्रेडरिक विलियम का क्या हो गया है? देहांत हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रसा का नया शासक जो बनता है, नया शासक बनता, कौन बनता हुआ? विलियम बनता है। और विलियम बनते ही नया शासक हुआ, वह एक कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को क्या बना देता? चांसलर, जर्मनी का चांसलर बना देता। जर्मनी का चांसलर मतलब ये किसे बनाता है? बिस्मार्क। यही बिस्मार्क बउआ पूरा जर्मनी को क्या कर देता है? जर्मनी क्या कर देता है? एकीकरण। अब सुनिए, यहाँ पर परीक्षा में पूछता है, द्विगुत्तरीय प्रश्न बनेगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान क्या करे? आज यही निबंध में रहेगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान। यहाँ से एकदम आराम समझिए, जितना पर अभी पढ़े उतना समझिए। अब देखो, अभी जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? क्या लिखेंगे जर्मनी के बारे में? देखिए, तो लिखेंगे पहले, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या है? बटा हुआ। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में आएगा परीक्षा में कि जर्मनी पर निबंध लिखिए। जर्मनी की उस समय की क्या कंडीशन था, स्थिति, या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदानों की चर्चा करें, लिखे, वर्णन करें। अब यहाँ पर लिखेंगे, जर्मनी उस समय वह 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। वहां पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषमता क्या था? मजबूत था। क्या था? वह आर्थिक विषमता मौजूद था, मतलब अलग अलग था। मतलब ना सामाजिक रूप से एक था, ना राजनीतिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना धार्मिक रूप से। और उसी परिप्रेक्ष्य में वह जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में जो था, प्रसा पर प्रभाव जमाए हुआ था, जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहे थे। कौन सा धर्म को? जबकि वह दक्षिणी जर्मनी पर कैथोलिक धर्म, दक्षिणी जर्मनी पर और उत्तरी जर्मनी पर प्रोटेस्टेंट, उत्तरी जर्मनी पर, जिसके कारण वहां के लोगों के अंदर, जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं रहा था। और जो भी लेकिन वो नेपोलियन बोनापार्ट की हड़प नीति ने थोड़ा बहुत जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद को, भावना को पनपने में विवश कर दिया था। और इधर आप पढ़े थे 1815 की क्रांति और 1848 की क्रांति ने जर्मनी में और राष्ट्रवाद को, भावना को उभारने में क्या किया? मदद किया। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। उसके बाद अच्छा, मुख्य रूप से जो जर्मनी पर जो कब्जा है, किसका है? ऑस्ट्रिया का। अब प्रसा का नया शासक फ्रेडरिक विलियम होता है। कौन होता है? उसकी मृत्यु के बाद कौन बनता हुआ? विलियम बनता। कौन बनता? विलियम एक ऐसा व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ भी था, राष्ट्रवादी भी था। ये चाहता था कि हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो। वो उसने अपने शासन काल में कौन? विलियम जर्मनी का चांसलर किससे बना दिया? अब यहीं पर यहाँ से परीक्षा में बनता है 5 नंबर 4 नंबर ना,
कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को क्या करे, चर्चा करे, लिखे करे, व्याख्या करे। तो यहाँ पर आज निबंध में यही रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से क्या करना है। चलिए, उत्तरी जर्मनी पर कौन सा धर्म है? उत्तरी जर्मनी में कौन सा धर्म है? प्रोटेस्टेंट। और दक्षिणी जर्मनी में? जर्मनी कितना छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ है? 300 छोटे बड़े। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मृत्यु के बाद प्रसा का शासक कौन बना? विलियम अपने शासन काल में किसको चांसलर बनाया? बिस्मार्क कहाँ का चांसलर है? बिस्मार्क कहाँ का चांसलर है? कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी का ना, कहाँ का चांसलर है? जर्मनी का चांसलर बना दिया। किसे बना दिया? पूरा जर्मनी का। पूरा क्या? जर्मनी। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन, अगर हमें लिखना का क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वो जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन करे, स्पष्ट करे, चर्चा करे, व्याख्या करे, सब। चलिए अब समझिए, एकदम प्यार से समझिए, मोहब्बत से समझिए, दिल से समझिए, श्वास की नली समझिए, मन से समझिए, तन से समझिए। चलिए चलिए समझिए इधर बुआ, क्वेश्चन क्या बनेगा? जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान? क्योंकि जर्मनी के लिए विलन है, सॉरी हीरो है, एक नायक है, कौन? बिस्मार्क। अंतिम रूप से अगर जर्मनी को एकीकरण करता है तो कौन? बिस्मार्क। तो देखो यहाँ पर बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, परम से हिगेल के विचारों से प्रभावित था। हिगेल समझ ही रहे हैं, हिगेल एक दार्शनिक था, वो भी चाह रहा था कि हमारा जर्मनी क्या हो गए? एक हो गए। जर्मनी से राजतंत्र की सत्ता अनुशासन क्या हो गए? हटे। क्या हो जाए? हटे। कौन चाह रहा था? हिगेल। कौन चाह रहा था? हिगेल। अब उससे ही प्रभावित है कौन? बिस्मार्क। तो कौन प्रभावित है? बिस्मार्क को चाह रहा है कि हमारा संपूर्ण जर्मनी क्या हो? एक हो। आगे सुनिए, बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, परम से हिगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीतिक का लगातार परिचय देते आ रहा था। कौन? बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कैसा व्यक्ति था? इसका बायोग्राफी लिखा जाएगा। तो बिस्मार्क वो कूटनीतिज्ञ है। कैसे व्यक्ति है? या जर्मनी का चांसलर है। जर्मनी का क्या है? जर्मनी का चांसलर। जर्मनी का चांसलर कौन है? कैसे व्यक्ति है? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति। कैसे व्यक्ति है ना? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति और राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था वो? हाँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति। या किसके विचारों से प्रभावित था? वो बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से। हिगेल के हम पूछ देगा कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के बारे में जान ही रहे कि वह ये भी चाह रहा था कि हमारा जर्मनी क्या हो? एक हो। हमारा जर्मनी क्या हो? एक हो। क्योंकि ये साहित्यकार थे। आगे सुनिए, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया और प्रुसिया से क्या कर दिया था? दबा दिया था, कुचल दिया था। चलिए आगे देखो। हाँ, फिर से समझिए शुरू से। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, परम से हिगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के करने का प्रयास में जुट गया। कौन? बिस्मार्क। यह उसकी कूटनीतिक, वह राजा का भी समर्थन कर रहा था, लेकिन वह चाह रहा था अंदर ही अंदर जर्मनी क्या एक करने के लिए वह स्टार्ट कर दिया था। कौन? बिस्मार्क। आगे सुनिए, यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क
मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसे रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। चलिए परीक्षा में पूछेगा सबसे बड़ी जो क्रांति हुआ कौन किया हुआ? बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए, जर्मनी को एक करने के लिए वह कौन सा नियम बनाया? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह। तो परीक्षा में पूछेगा रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? आनी कह रहा बिस्मार्क की जब तक हम प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में रक्त और लौह नहीं बहाएंगे, मतलब जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम संगठित होकर वह लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। कौन कह रहा था? बिस्मार्क। कि जब तक हम जर्मनी के समर्थन में, जर्मनी के समर्थन में अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारा जर्मनी क्या हो गए? एक हो गए, तो इसके लिए रक्त और लौह की नीति अपनाना पड़ेगा। किसका नीति अपनाना पड़ेगा? यानी कि जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक वह हमारा जर्मनी एकीकरण नहीं हो सकता। चलिए परीक्षा में पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। किस देश को एकीकरण करने के लिए? किस देश को? जर्मनी देश को। आगे हाँ देखिए यही महोदय बिस्मार्क है ना। चलिए आगे सुनिए, समझिए इधर मतलब कुछ भी देखो। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। यानी सैनिक को एक होना पड़ेगा, सैनिकों को आंदोलन करना पड़ेगा, तब तक ही तभी वो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। उससे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। फिर कालांतर में 1830 में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि के विरुद्ध करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अरे सुनिए पैराग्राफ चेंज। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा को सुदृढ़ीकरण किया। प्रसा क्या किया? मतलब प्रसा का हिस्सा रखता, पूरा एकीकरण किया, पूरा मजबूत किया, वहां के लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। कौन? बिस्मार्क। इसी कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविक और हेलिस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत कर बाद में सेल्सेविक प्रसा के अधीन हो गया और हेलिस्टीन ऑस्ट्रिया का को प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मन संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर उसे विद्रोह क्या कर दिया? फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रियाई की सेना ने प्रसा के क्षेत्र में को पार करते हुए जाना था, और प्रसा ने ऑस्ट्रियाई को ऐसा करने से क्या कर दिया? प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से क्या कर दिया? क्योंकि प्रसा का ही शासक कौन था? बिस्मार्क। आगे सुनिए। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावी था, परंतु वह ऑस्ट्रियाई को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था और ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहा। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने को वादा किया था। कौन? दैट इज द, ये भी बिस्मार्क जो है किसके तरह है? कौन? काबुल की तरह भी यही फ्रांस से दोस्ती कर लेता है और उससे भी कुछ क्षेत्र देने को कहता है। तब वो ऑस्ट्रिया पर क्या करता है? आंदोलन करता है, उसके विरुद्ध आंदोलन करता है। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इटली का शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली। विक्टर इमैनुअल तो कहाँ का शासक था? इटली का। अब विक्टर इमैनुअल ने ही काउंट काबुल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। चलिए तो वो विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली में ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडेवा के युद्ध में घोषणा कर दिया। सेडेवा के युद्ध में और ऑस्ट्रिया दोनों तरह युद्ध में फंसकर बुरी तरह से क्या हो गया? इधर प्रसा से भी
उधर सेडेवा से, दोनों तरफ से इसको क्या हुआ, हार हुआ। किसको हार हुआ, ऑस्ट्रिया को। हो गया इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह जर्मन एकीकरण के 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस का युद्ध करना आवश्यक था। फ्रांस से भी, क्योंकि आधा भाग किस पर कब्जा किया, फ्रांस भी ना, तो फ्रांस से भी युद्ध करना क्या है, जरूरी है। अब वह क्योंकि जर्मनी के 10वीं रियासतों पर मामलों में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा का राजकुमार का स्वाभाविक दावदेशी थी, परंतु फ्रांस ने इस देवदारी को खुलकर विरोध किया और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। कहाँ जारी कर दिया, प्रेस मतलब हुआ मीडिया में जारी कर दिया कि गलत कर रहा है। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर क्या करना, विरोध करना शुरू कर दिया। इसे चिढ़कर 19 जून 1870 में फ्रांस का शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुआ। सेडोन के युद्ध में फ्रांसीसी क्या हुआ, सेडेवा के युद्ध में फ्रांसीसी क्या हुआ, जबरदस्त क्या हुआ। हाँ 1870 में ना, क्या कर रहा तुम, तब वो सेडोन के युद्ध में फ्रांस का जबरदस्त क्या हुआ था, है ना। किसके बीच हुआ था, प्रसा और फ्रांस के बीच ना, अरे थे ना। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ, फ्रांस और प्रसा के बीच। अब वह इस युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया, फ्रांस न हारा, कौन हार गया, फ्रांस हार गया। चलिए वह तदुपरांत 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, भी आया था। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 10 मई 1871 ईस्वी में, 10 मई 1871 ईस्वी में, 10 मई 1800 संधि हुआ और दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुआ। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन हो गया। कौन सी महाशक्ति, फ्रांस का। कौन सी महाशक्ति, फ्रांस का। और ऑस्ट्रिया का भी तो पहले ही समाप्त हो चुका था। दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततोगत बाद जर्मनी 1871 में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप की राजनीतिक मानचित्र का स्थान बना। यानी इटली का भी संपूर्ण एकीकरण 1871 में, इटली का भी एकीकरण कब हुआ, और जर्मनी का भी एकीकरण 1871 में। यानी दोनों देश साथ साथ क्या हुआ, एकीकरण हुआ। चलिए आगे। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया। यानी 2 कौन सा बड़े राज्य, जर्मनी और इटली सुनिश्चित किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी, जितना भी यूरोप महादेश का लगभग 44 देश था, सब अभी कितना देश है लगभग, उस सभी देशों में, यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव में ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। कौन सा साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। कहानी के अंतिम रूप दिया, है ना। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। अब चलिए यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क में क्या लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को क्या लिखेंगे। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। यह जर्मनी का चांसलर था। हम क्या लिखेंगे, क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बउआ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मृत्यु के बाद, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मृत्यु के बाद वह जर्मनी का चांसलर कौन बन, जर्मनी का शासक कौन बनता, विलियम ने बउआ जर्मनी, विलियम जो था राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। उसने बउआ जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को क्या बना लिया, चांसलर। वह बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था तथा वह क्या राष्ट्रवादी व्यक्ति था, और ये चाहता था कि हमारा जर्मनी क्या होवे, क्या होवे।
एक हो गए। और है ना, और ये हिगेल के विचारों का क्या था, समर्थन था, यानी प्रभावित था कौन, बिस्मार्क। और वो जानता था कि जब तक प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में फ्रांस के साथ, या ऑस्ट्रिया के साथ हो या फ्रांस के साथ, जब तक युद्ध नहीं होगा, जब तक वो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, जर्मनी का संभव नहीं है। इस प्रकार सबसे पहले कूटनीतिज्ञ के माध्यम से वह फ्रांस से क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है, हमला, उससे जीत मिलता है। उसके बाद अंततः वो फ्रांस से भी क्या करता है, युद्ध करता है। इस प्रकार जर्मनी का क्या होता है, एकीकरण हो जाता है। तो सबसे कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया, बिस्मार्क। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे बनता है इसके अतिश जीवनी से, कि बिस्मार्क कैसा व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कैसा व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाया, रक्त और लौ की नीति, रक्त और लौ की नीति। लेकिन शुरू से लिखे, 300 छोटे बड़े राज्यों से लिखेंगे, समझ गया ना। चलिए अब आज यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यूनान में हम पढ़े थे, हाँ बताए थे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। देखो अब यहाँ पर नया ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरीय बनता है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करे। क्वेश्चन क्या बनेगा, चलिए या लिख देगा, कौन कौन लिख देगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, हाथ खड़ा कीजिए। अभी अगर हम बोलने कहे उठ के बउआ तो कौन बोल सकते हैं, और कोई एक, और कौन कौन लिख सकता है अपने मन से, हाथ खड़ा कीजिए। बाकी सब गरीब आदमी हैं, मतलब ये सब ऐसी है यार, कुछ सब पढ़े लिखे वाला नहीं। बताइए ऐसे लिखेंगे आएगा परीक्षा में, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान क्या करें, वो वहां पर लिखाल रहता है क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन बुकलेट में लिखाल रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही क्या करे, हाँ आप किस प्रकार समझे, साल भर किस प्रकार पढ़ाई किए हैं उसके अनुसार लिखिए। जो टीचर गेस दिया है या कुछ भी नोट्स भी दिया उसके अनुसार आप किस प्रकार समझे उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अनुसार अगर लिखते हैं हुआ उसके अनुसार तो आपको नंबर काटा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ विचार वही रहना चाहिए जो कह रहा है क्वेश्चन, यानी लंडिस के फंडिस लिख देंगे तो बताइए नंबर मिलेगा, कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, कि उसके अनुसार लिखा रहना चाहिए, ठीक लिखा होना चाहिए। हाँ यहाँ पर लिखेंगे कैसे, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था, यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषमता मौजूद था, जिसके कारण जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभरना बहुत दूर तक था, यानी कोई दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। कैसे भी लिख सकते हैं, था नहीं था, क्योंकि धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विषमता क्या था, मौजूद था। और वह उत्तरी जर्मनी पर प्रसा का शासन, मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, और 10वीं जर्मनी पर कैथोलिक धर्म को मानने थे। धार्मिक विषमता मौजूद हो गया, जिसके कारण बहुआ जो भी और छोटा बहुत राष्ट्रीयता भावना उभर रहा था, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा क्या कर देता था, उछाल देता था, उससे दबा, फ्रांस और क्या कर देता था, दबा देता था। उसी में हिगेल नाम के दार्शनिक व्यक्ति ने अखबारों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, नायकों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभारने की कोशिश कर रहा था। इसे भी ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने दबाने क्या किया, कोशिश की। इसके बाद जर्मनी का शासक कौन बना, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये भी, लेकिन बउआ ये क्या था, लेकिन ये राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं था। हाँ ये नहीं चाह रहा था कि हमारा देश में राष्ट्रवादी की भावना पनपे। लेकिन इसके मृत्यु के बाद इसका भाई कौन था, विलियम प्रसा का शासक बना। लेकिन ये कैसा व्यक्ति था, राष्ट्रवादी था। ये चाह रहा था कि हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो, हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो। और उसने अपने शासनकाल में जर्मनी का चांसलर किससे बना दिया, बिस्मार्क को। क्योंकि बिस्मार्क एक राष्ट्रवादी था, कूटनीतिज्ञ था, और हिगेल के विचारों से क्या था, प्रभावित था, समर्थन कर रहा था।
प्रभावित था। और हिगेल के बारे में जान ही रहे कि ये भी चाह रहा था कि हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो। इसके लिए वह क्या किया, जर्मनी जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया का विरुद्ध हम नहीं करेंगे, जन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है ना। उसने बउआ उसने जब तक नहीं हम मतलब साथ देंगे, जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मनी का एकीकरण नहीं है ना। तो वह उसने इस कूटनीतिक के माध्यम से वो सबसे पहले किससे दोस्ती करता है, फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता, अटैक कर देता, हमला कर देता। उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रिया पर भी क्या कर देता है, फ्रांस पर भी क्या करता, अटैक करता है। और वह इस क्रांति को जोरदार देने के लिए सबसे जो वो क्या था, नीति था, वह कौन सा नीति था, रक्तियार। जब तक हम संगठित होकर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जबकि जर्मनी के एकीकरण करना चाहते हैं तो रक्त और लौह की नीति से होगा, रक्त और लौह की नीति से होगा। चलिए, तो ये हमारा दैनिक हो गया, इतना लिखा जाएगा निबंध में। आज हमारा यही निबंध रहेगा। क्या निबंध रहेगा, जर्मनी का एकीकरण। ऐसे डिजिटल बोर्ड में होता है ना, जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए एक अब नया क्वेश्चन आता है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में क्वेश्चन बनेगा। यूनानी क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए उसमें क्वेश्चन पीछे है क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का क्या करे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का क्या करे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का क्या करे, वर्णन करे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यूनान हम पढ़े थे, यूनान उस समय का यानी किस समय का, जब लड़ाई हुआ था 1830, 1848, 1815, 19वीं शताब्दी में, वह यूरोप महादेश का सबसे क्या था, कर सकते हैं, विकसित था। सब इसी से प्रेरणा ले रहा था। किससे ले रहा था, ज्ञान के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों से अगर सबसे प्रेरणा ले रहा था तो कौन सा देश से ले रहा था, समझिए कौन से ले रहा था वो, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे कौन था, यूनान ही था। अब इसी से यस्त्र शस्त्र के मामले में यूनान ही था। लेकिन बउआ एक छोटा सा टुनमुनुआ देश तुर्की इस पर क्या किया था, कब्जा किया हुआ था। बताओ तुर्की क्या हुआ था, कब्जा किया था। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सब देश बउआ इससे प्रेरणा ले रहा था। लेकिन तुर्की क्या किया हुआ था, क्या किया हुआ था, छोटा सा देश है। कैसा देश हुआ, कौन, तुर्की। अब वह इसका अत्याचारी मतलब इसका अत्याचार कब बढ़ गया, यहाँ के यूनान के एक महान कवि है, एक महान क्या हुआ, महान क्या है, यूनान के एक महान कवि है, लॉर्ड बायरन। कौन है कवि हुआ, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन एक महान कवि है लॉर्ड बायरन। चलिए परीक्षा में आएगा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का क्या करे, तो बउआ यूनान देश पर कौन कब्जा किया हुआ था, कैसा देश है, छोटा सा देश है। और जबकि उस समय में यूनान बउआ ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, सभी देश लगभग यूरोप महादेश के सभी देश लगभग इसी से प्रेरणा स्रोत था। कौन, यूनान देश। लेकिन बउआ इसी पर कौन कब्जा किया था, तुर्की देश। यार ये बउआ यार ये खराब काम कब कर दिया, जब यूनान का एक महान कवि लॉर्ड बायरन को यह क्या कर दिया, हत्या कर दिया। फिर इससे पहले घटना यार हुआ यूनान का खलीफा, यूनान का बुआ, यूनान के खलीफा
यूनान का खलीफा, यूनान का खलीफा। तो बउआ अब देखो भारत में उस समय भारतीय भारत में भी क्या था, भारत में मुस्लिम परिवार था, मुसलमान भी, भारत मुसलमान भारतीय मुसलमान वो, और ये खराब काम कम कर दिया ये तुर्की जब यूनान के खलीफा को बेइज्जत किया। क्या किया? अपमानित किया। क्या किया दिया? क्या किया हुआ? बेइज्जत किया। क्या किया? बेइज्जत किया, अपमानित किया। क्या किया? अपमानित किया। और वह गद्दी से बेदखल कर दिया। गद्दी से क्या कर दिया? गद्दी से बेदखल कर दिया। बेदखल कर दिया। कौन कर दिया? तुर्की। कहाँ के खलीफा को? वो ऐसा खलीफा था कि वो भारत के जो मुसलमान था, भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो ये खलीफा भारत के यूनान के नहीं, कहाँ के? भारत के एक खलीफा को धर्म गुरु मानते थे। क्या मानते थे? अब बताइए, अब यहाँ पर बताइए, अभी जो ईरान का जो एक खलीफा था, बताओ भारत के लोगों मुसलमान उसको दिक्कत हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं था, हुआ ना? इजराइल पर गुस्सा हुआ कि नहीं? तो वहां से यहाँ पर भी एक क्या राष्ट्रवाद है, वहां का मुसलमान यहाँ पर तो नहीं होगा ना? अपने अथी में क्या है, अपने धर्म में विश्वास है, आस्था है, तो हो सकता है ना? तो वैसा ही हुआ बुआ। यूनान के जो महान खलीफा थे, कौन थे बुआ? कोई भी खलीफा होंगे, तो ये तुर्की क्या किया? अपमानित किया, बेइज्जत किया और गद्दी से क्या कर दिया? यूनान के लोगों में तो यह बात बुरा लगा। इसके साथ ही साथ भारतीय मुसलमान के लोगों में भी बुआ यह क्या लगा? बहुत बुरा लगा कि हमारे खलीफा को अपमानित किया, बेइज्जत किया और गद्दी से भी क्या कर दिया? और यह हद तक कर दिया कि यार यूनान का एक महान कवि लॉर्ड बायरन था, इसे भी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। यहाँ पर लोगों को चलने का प्रयास करने किया। अब बताओ, इसको भी हत्या कर दिया। लॉर्ड बायरन कवि को, एक महान कवि थे। अब बताओ, और आंदोलन उग्र हो गया। क्या हो गया? यहाँ के लोगों ने, यूनान के लोगों ने वह क्या किया? अब क्या होता है? यूनान और तुर्की के बीच क्या होता हुआ? युद्ध होता। क्या होता है? और सिर्फ तुर्की के तरफ से सिर्फ एक देश क्या होता है? शामिल होता है। वो देश कौन है? मिस्र। तो कौन देश है? जबकि यूनान की तरफ से इंग्लैंड, अमेरिका, सभी देश इसको मदद करता है, जिससे कारण बउआ यूनान और तुर्की के युद्ध में बुआ तुर्की पूरी तरह से क्या हो जाता है? हार जाता है। बुरी तरह से क्या होता है? हार होता है। बुरी तरह से हार हो जाता। क्या हो जाता है? हार हो जाता। क्या हो जाता है? यह घटना होता 1832 ईस्वी में। 1832। तो परीक्षा पूछेगा, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? समझा कहानी है? अब देखो पढ़ते हैं। देखिए, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसको खत्म कर दे ये टॉपिक यूनान वाला। देखिए यूनान खत्म हो गया। देखिए इसी संघर्ष में अभी देखो, अभी कितना क्रांति पढ़ेंगे? फ्रांस की एकीकरण, उसके बाद दूसरा इटली का एकीकरण, उसके बाद अगला क्या है? यूनान का। देखिए अब देखो, हाँ कैसे हुआ? बंद करो मोबाइल, गर्मियां हो।